Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are having a wonderful day and best of luck for your studies. उम्मीद है कि आपका जो टेस्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा क्योंकि अभी आपकी डेट भी आ चुकी है 26 से मेरे ख्याल से स्टार्ट है और आपका टेस्ट है। तो हम अपने एफर्ट्स दे रहे हैं कि चाहे जितना हो सके हम आपको जल्दी कवर कराएं और आपका टाइमली वो टेस्ट अच्छा हो जाए। तो आज का लेक्चर होगा हज एंड उम्रा रेगुलेशन एक्ट 2094 पर। आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये हमारे सेनेटर मोहम्मद तला महमूद साहब हैं जिन्होंने ये जो बिल था ये जो उसका उन्होंने मूव किया था, ये जो एक्ट था वो मूव किया था इन्होंने सेनेट में। ठीक है, तो ये नेशनल असेंबली से पहले बिल पास होता है रेगुलेशन एक्ट का, फिर उसके बाद सेनेट जाता है, सेनेट के बाद फिर ये प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के बाद सिग्नेचर के लिए जाता है, जिसके बाद ये एज ए एक्ट बनता है। ठीक है, एज ए एक्ट होने के बाद ही ये इम्प्लीमेंट होता है। तो चलते हैं आगे। Hajj and Umrah symbolizes unity, devotion in the fulfillment of a spiritual obligation. The Hajj and Umrah Act 2024 ensures these journeys are safeguarded with regulation, integrity, and service excellence, attributed to Islamic values and governance principle. तो यहाँ पे मौलाना सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब हैं जो इस पूरे के पूरे एक्ट के क्या थे, चेयरमैन थे। एक कमेटी बनी थी सेनेट में, उस कमेटी को लीड जो किया था वो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने किया था, जिनकी पिक्चर आपके सामने आ रही है। और यहाँ पे एक्ट जो था ये 2023 लिखा हुआ है एक जगह पे, और जो सेनेट का गजट है उसमें 2024 है। ठीक है, तो आप ये काइंडली कंफ्यूज ना होइएगा कि जो हमें एनटीएस की तरफ से जो लिंक मिला है उसमें एक्ट 2023 लिखा हुआ है, लेकिन ये जो पास हुआ है, अप्रूव हुआ है, अप्रूवल के बाद एक फाइनल गजट बनती है उसका, उसके बाद ये इम्प्लीमेंट होता है, तभी जाके फिर ये इम्प्लीमेंटेशन होती है, उसमें 2024 दिया हुआ है। तो इसको आप 2024 ही कंसिडर करेंगे, 2023 नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास एनटीएस ने जो दिया था उसमें 2023 दिया हुआ है। इसको मैं आपको समझाऊंगा। ये देखिए, बिल पास हुआ नेशनल असेंबली से, कब हुआ है ये? 13 अप्रैल 2023 को हुआ है, हज एंड रेगुलेशन बिल 2023। उसके बाद इसको प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने इसको अप्रूव किया है एक्ट को, कब? 2024 को, 29 अगस्त को, और अपनी गजट में इशू किया है अगस्त 30 को। ठीक है, तो 30 अगस्त के बाद ही इसको हम कंसिडर करेंगे एज अ बिल, मतलब एक्ट। ठीक है, ये पहले रेगुलेशन बिल था, उसके बाद फिर ये एक्ट बना सेनेट के बाद, फिर ये एक्ट अप्रूवल के लिए या इसकी कंसर्न मिलती है प्रेसिडेंट की मजलिस शूरा के बाद, तो उसके बाद ये फिर एक्ट फाइनली ये जो है हमारे पास कैम इनटू फोर्स होता है। ठीक है, तो ये आपको इसकी लिंक्स मिली हुई हैं कि यहाँ पे पहले इस डेट को यहाँ पे देखें, डेट आप याद करें कि ये किस दिन यहाँ से अप्रूव हुआ था, और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन जो हुई है वो 30 अगस्त से हुई है। तो 30 अगस्त से ही आप कंसिडर करेंगे कि ये बिल आपका केम इनटू फोर्स हुआ है, जो हम आगे पढ़ेंगे। आपके पास है, देखें, ये जो है असल गजट होती है, ऑफिशियल गजट ऑफ पाकिस्तान। इसमें आपके पास ये जो बिल इम्प्लीमेंट हुआ है इस्लामाबाद फ्राइडे August 30, 2024 को हुआ है। ठीक है, ये 30 अगस्त 2024 को ये बिल पास हुआ। कब? द फॉलोइंग एक्ट ऑफ मजलिस शूरा, मजलिस शूरा मतलब पार्लियामेंट हमारी, जिसमें हमारे दोनों हाउसेज आते हैं, नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों आते हैं। वहाँ से अप्रूवल के बाद प्रेसिडेंट के पास गया 29 अगस्त को, और उसके बाद ये 30 अगस्त को यहाँ से ये गजट में पब्लिश हो गया। जब पब्लिश हो गया तो केम इनटू फोर्स हो गया, जब पब्लिकेशन होती है तब भी केम इनटू फोर्स है। तो आपकी डेट ऑफ पब्लिक मतलब केम इनटू फोर्स क्या होगी? 30 अगस्त 2024 होगी। ठीक है, ये आपका बिल हो गया, और ये किसने किया था? प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने इसको अप्रूव किया था। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्पस ऑफ द एक्ट क्या था। पर्पस ऑफ द एक्ट में हमारे पास सबसे पहले ये सेनेट में जब हमारे पास पेश हुआ था तो उसमें ये जो बिल हमारे पास क्या था, तो उसमें देखें ये मूव किसने किया था? सेनेटर मोहम्मद तलहा महमूद साहब ने किया था, जो मिनिस्टर थे रिलीजियस अफेयर्स और इंटरफेथ हार्मनी के उस टाइम। उनकी सेनेट में जो सिटिंग हेल्ड हुई थी सेनेट की 2 अगस्त 2023 को, उसमें ये मूव किया गया था। और इसको प्रेजेंट किसने किया था? इसको प्रेजेंट किया था सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने प्रेजेंट किया था। और ये रिपोर्ट नंबर 5 है, देखें ये रिपोर्ट नंबर 5 है। फिर ये जो रिपोर्ट बनी रिलीजियस अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी की, तो ये उनके वर्ड्स हैं, जो सेनेटर साहब ने, ये जो अब्दुल गफूर हैदरी साहब है, इनके ये वर्ड्स हैं। इन्होंने कहा कि मैं ये चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी का अपने रिमार्क्स प्रेजेंट करता हूँ,
ऑन बिहाफ ऑफ द कमेटी, जो कमेटी बनाई गई थी सेनेट में, कि आप इस बिल को देखें, ठीक है, इस बिल में जो भी चीज़ें हैं उन सबको आप देखें, एवेल्युएट करें, एवेल्युएट करने के बाद हमें एक रिपोर्ट दें। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो कंसिडरेशन रिपोर्ट जरा उन्होंने अपनी कंसिडर करने के बाद इसको रिपोर्ट दी। सेकंड की सिटिंग हुई, सिटिंग के बाद इनकी एक कमेटी बनी, कमेटी में इन्होंने सब कुछ सब डिस्कस किया, डिस्कशन के बाद इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी, जो रिपोर्ट के बाद इसको यहाँ से भी अप्रूव कर दिया गया था। ठीक है। ये कंपोजिशन ऑफ द कमेटी, ये कम जो कमेटी बनी थी, कमेटी के कंपोजिशन थी, ये सारे लोग उस कमेटी के मेंबर थे, जिसमें 11 पीपल थे। ये टोटल आप काउंट करें तो ये 11 बनते हैं। जिसमें चेयरमैन जो थे वो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब है, इसका आपको ये जहन में रखना चाहिए, ये ज़रूर होने चाहिए आप, वो एक ये हो गए। और जो मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स थे वो एक्स ऑफिशियो मेंबर थे। एक्स ऑफिशियो मेंबर ये वो होता है, मतलब कि जो ऑफिशियल मेंबर, एक्स ऑफिशियो मेंबर उसमें शामिल थे, कि ये डिपार्टमेंट मिनिस्टर खुद मिनिस्टर थे और उसी का बिल था, तो इसलिए इसको एक्स ऑफिशियो मेंबर कहा जा रहा है यहाँ पे। और इसमें देखिए हमारे पास दो जो है वो माइनॉरिटी के भी हैं इसमें, गुरदीप सिंह भी यहाँ पे माइनॉरिटी के हैं। और हमारे पास दूसरे सेनेटर शायद, मेरे ख्याल से नहीं है। एक तो ये आप ध्यान में रखिए कि एक हमारे पास माइनॉरिटी के भी हैं जिसको गुरदीप सिंह कहा गया है। ठीक है। और इसमें हमारे पास दो मेंबर एब्सेंट थे इसमें अटेंडेंस में, जब ये हम रिपोर्ट दे रहे थे ना ये चेयरमैन साहब, तो उस वक्त दो मेंबर्स एब्सेंट थे, एक नसीबुल्ला और दूसरा सेनेटर अब्दुल करीम। ये दोनों क्या थे, ये इसमें अटेंड नहीं किए इन्होंने, इस कमेटी को मेंबर थे इसके लेकिन अटेंड नहीं कर सके, एब्सेंट रहे थे। तो ये 3 अगस्त 2023 को हुआ था। ये आप डेट्स जो देख रहे हैं ना, ये डेट्स हमने उसी बिल से उठाई हैं। ये जो बिल आपने देखे, डेट्स देखिए ना आपने, ये डेट्स हमने कहाँ से उठाई हैं, ये हमने डेट्स उठाई हैं वो जो बिल इन्होंने हमें दिया था उसमें। तो पॉसिबली इसमें कोई करेक्शन हो सकती है, आप इसको काइंडली दोबारा रीचेक कर लीजिएगा, कि मैंने आपको लिंक भी दी है फाइनली। तो वो हमारे पास गैजेट की लिंक है, लेकिन अगर आप एनटीएस का भी उठा के देखेंगे ना, जो पीडीएफ फाइल है उसमें आपको ये डेट मिलेगी। ठीक है। लेकिन जो बिल अप्रूव है वो 2024 को है, तो हम ये समझ सकते हैं कि ये 2024 को ही होगा। 23 इन्होंने शायद बाय मिस्टेक दिया हो उसमें पीडीएफ में अपने, जो एनटीएस ने हमें लिंक दिया है। ठीक है। तो उसमें हो सकता है उन्होंने बाय मिस्टेक 2023 लिखा हो, 2024 हो, क्योंकि बिल हमारा गजट में भी 2024 को ही आया है। तो पॉसिबली हो सकता है गलत हो, क्योंकि उनके पीडीएफ में कहीं पे 22 लिखा हुआ है, कहीं पे 23 लिखा हुआ है। लेकिन जो फाइनल गजट है जब अप्रूव हुआ है, केम इनटू फोर्स हुआ है, वो 30 अगस्त 2024 को है। तो इतना लेट नहीं होगा कि एक साल के बाद अप्रूवल में जाए, तो ये उसी टाइम का है। तो मेरे ख्याल से 2024 होगा, लेकिन मैंने इसमें करेक्शन खुद नहीं की। मैंने कहा कि आपके सामने ये बात जो भी है वो आपके सामने प्रेजेंट करके रखें, ठीक है, जैसे आप भी उसको हाईलाइट कर सकें। तो उसके बाद इसकी समरी हमारे पास क्या आती है, कि ये क्यों बिल दिया गया। इस बिल को इसलिए दिया गया कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव कवर दिया जाए रेगुलेटिंग हज एंड उम्रा पॉलिसीज को, क्योंकि उसको कोई कवर नहीं था, लेजिस्लेशन नहीं थी, कोई कानून नहीं बनाया गया था। इसको इसको कवर दिया जाए। उसके बाद लीगल मैकेनिज्म बनाया जाए जिसमें रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल ऑफ हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे थे जो काम करते थे पहले हज का, हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स होते थे जो यहाँ से लेके जाते थे उनको उम्रे के लिए या हज के लिए, वो ऑपरेटर्स होते थे और प्राइवेट ऑपरेटर्स होते थे। तो उनके खिलाफ क्या था, कंप्लेन्स आ रही थी, बहुत ज़्यादा कंप्लेन्स आ रही थी और पॉलिसी वायलेशन हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि हम कुछ ऐसे लीगल मैकेनिज्म बनाते हैं, जैसे हम उनकी कंप्लेंट्स को, जो हमारे पास लोग जाते हैं उनके साथ, उनकी कंप्लेंट्स को हम सुने और पेनलाइज करें, पॉलिसी वायलेशन जो वायलेट करता है पॉलिसी को, उसको हम थोड़ा लीगल एस्पेक्ट में उसको देखें, और उसके ऊपर जो लीगल चीज़ें हैं, मैकेनिज्म, उसको इन्फोर्स करें। और यहाँ पे इश्यूज क्या हाईलाइट हुए थे जिसकी वजह से बिल दिया गया था, कि बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स जो थी वो हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर और उम्रा ऑपरेटर्स के ऊपर बहुत सारे फॉरम में थी। बहुत सारे लोग उनके खिलाफ बातें कर रहे थे कि ये हमारा प्रॉपर तरीके से हज और उम्रे में हमें ये इश्यूज आए, हमसे बात कमिटमेंट एक की है लेकिन हमें वो चीज़ें वहाँ पे फैसिलिटेट नहीं किया गया। और बहुत सारे एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव लॉस थे जिससे ये रेगुलेट कर सकें इन कंप्लेंट्स को। देखिए कंप्लेंट्स को हैंडल करने के लिए भी कुछ कानून बनाए जाते हैं, वो कानून थे ही नहीं, तो वो कंप्लेंट्स को कहाँ पे, किस जगह पे फिट करते हैं, तो वो भी चीज़ें मिसिंग थी। उसके बाद ऑब्जेक्टिव इसका क्या बना, रेगुलेट करना, हज और उम्रा ऑपरेशंस को रेगुलेट करना प्रॉपरली, एक लीगल सिस्टम में लेके आना, उसको एड्रेस करना, जो लोग धोखा देते हैं, चालबाजियाँ करते हैं या मिसगाइड करते हैं जो हाजी जाते हैं यहाँ से उनको। कमेटी के एक्शन में डिटेल डिस्कशन हुई बिल पर,
और मिनिस्ट्री ने एक्नॉलेज किया कि इस एफर्ट को, और कहा कि फॉर्मुलेट करना चाहिए इस लेजिस्लेशन को, जैसे हाजियों की या जो लोग यहाँ से जाते हैं हज और उम्रे पे, उनके फ़ायदे के लिए हो सके। इसका आउटकम क्या बना? अनॉनमसली ये अप्रूव हुआ बिल, बहुत बड़ी मतलब मेजॉरिटी के साथ ये बिल अप्रूव हुआ, रेगुलेशन बिल जो था। और इसको रिकमेंड कर दिया गया सेनेट के थ्रू अप्रूवल के लिए। जैसे नेशनल असेंबली ने इसको अप्रूव किया था, वैसे ही सेनेट ने भी इसको अप्रूव किया और पैसेज कर दिया आगे, मतलब प्रेसिडेंट के पास। यहाँ दोनों पे अप्रूवल के बाद ये प्रेसिडेंट के पास आते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इस कॉपी और बिल को एनेक्स किया गया एज फ्लैग ए। ठीक है, इसको ए फ्लैग में इन्होंने बिल को एनेक्स किया। उसके बाद हम देखते हैं कि इसको इन्फोर्समेंट इसकी कैसे हुई। देखिए, हमने यहाँ पे हर जगह पे वही दिया है जो चीज़ें एक्ट 2023, ये इसलिए आपको नज़र आ रहा होगा क्योंकि ये हमारे पास जो एनटीएस ने हमें प्रोवाइड किया उसमें 2023 दिया हुआ है, तो हमने ये उसी से बनाया, इसलिए आपको लगा होगा। लेकिन हम इसको आपके सामने क्लियर करें कि जो गजट पब्लिश हुई है उसमें 2024 है। तो यहाँ पे प्रिलिमिनरी में हमारे पास ये देखें, डिटेल में लिखा है कि ये सबसे पहले इसको हम क्या कहेंगे, दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड एज द हज एंड उमरा रेगुलेशन एक्ट 2024। हम इसको क्या कहेंगे, इसको हज एंड उमरा रेगुलेशन एक्ट 2024 कहेंगे, ये गजट के मुताबिक है। एनटीएस की जो लिंक है उसके मुताबिक इसमें 3 है, लेकिन गज़ट हमारे पास आती है, गज़ट जब पब्लिश होगी तभी हम उसको एक्ट मानेंगे। अदरवाइज़ वो चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, डिस्कशन बहुत सारी होती हैं, अप्रूवल आते हैं, लेकिन वो जब तक कानून नहीं बनता तब तक हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते अपने पास। तो ये जब इम्प्लीमेंट हुआ उसके बाद इसको 2024 कहा गया, तो इस एक्ट को हम कहेंगे द हज एंड उम्रा रेगुलेशन एक्ट 2024। ठीक है। इसको एक्सटेंड कहाँ तक है, कहाँ तक ये कर सकता है, इसकी एप्लीकेशन कहाँ तक है, तो इसकी एप्लीकेशन होल ऑफ पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान पर इम्प्लीमेंट होता है। इट शैल केम इनटू फोर्स एट वंस, मतलब ये एक साथ सारा एक्ट इम्प्लीमेंट होगा। ऐसे नहीं होगा कि कुछ इसे हम अभी करेंगे कुछ इसे हम बाद में करेंगे, ऐसे नहीं है। एट एट वंस मतलब एक साथ ये सारा का सारा पूरे पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट हो गया, जिसको हम कहते हैं हज एंड उम्रा एक्ट रेगुलेशन 2024। ये क्यों बना था? इसका फ्रेमवर्क था फॉर रेगुलेटिंग प्लान, लाइसेंसिंग, मैनेजिंग, ऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ हज एंड उम्रा एक्टिविटीज इंक्लूडिंग फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी दियर फॉर। ये इसीलिए बनाया गया था, जैसे सारा का सारा रेगुलेट कर सके, लाइसेंसिंग, मैनेजिंग, ऑपरेशन और मॉनिटरिंग ऑफ हज एंड उम्रा एक्टिविटीज इंक्लूडिंग फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी भी अगर कोई बनेगी तो वो इस एक्ट के मुताबिक और इस एक्ट के तहत बनेगी। इसमें कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, हम वो देखेंगे। सबसे पहले देखिए हमारे पास जो डेफिनेशन है कि यहाँ पे अफेक्टी, अफेक्टी मतलब वो हाजी, जो हाजी है या जो मतलब हाजी है या वो हज करने का इरादा रखता है, एक अकेला हो या बहुत सारे लोग हो, जिन्होंने मुश्किलात या फाइनेंशियल लॉस देखा हो एज अ रिजल्ट ऑफ एनी एक्ट, ओमिशन, डिफॉल्ट, फ्रॉड और नेग्लिजेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजर। किसी भी हज ऑर्गेनाइजर ने, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, जो उम्रा ऑपरेटर्स होते हैं, उनकी तरफ से उसे किसी भी किस्म का कोई नुकसान पहुंचा हो, डिफ़ॉल्ट हो गया हो, फ्रॉड किया गया हो, या उसके साथ कोई नेग्लिजेंस, उसके साथ कोई उसको नेग्लेक्ट किया गया हो, उसको अहमियत नहीं ना दी गई हो। अपीलेट कमेटी मतलब वो कमेटी जो इस एक्ट के थ्रू बनेगी, जो सुनेगी उसकी बात को और डिसाइड करेगी अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द कंप्लेंट डिस्पोजल कमेटी। एक दूसरी जो कमेटी थी, सीडीसी जिसको हम कहते हैं, उसके डिसीजंस के अगेंस्ट वो दूसरी अपीलेंट कमेटी जो है वो सुनेगी। ब्लैक लिस्टिंग मतलब कि इम्पोज करना एक बंदे पर या एक सर्विस प्रोवाइडर पर, जैसे वो हज या उम्र या बिजनेस जो है वो परमानेंटली या थोड़े टाइम के लिए उसका बंद हो जाए, बैन हो जाए। कंपनी मींस यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड जो कंपनी होती हैं, कंपनीज एक्ट 2027 के, जिसको हम X1 X ऑफ 2017 एंड रजिस्टर्ड दिस एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज टू पिलग्रिम्स और परफॉर्मेंस ऑफ हज एंड उम्रा। वो कंपनीज जो कंपनी एक्ट 2027 के तहत बनाई गई हो और इस एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड की गई हो, जो प्रोवाइड करें, जो मुहैया करें लोगों को सर्विसेज जिसमें वो उम्रा और हज कर सकें। कंपनसेशन मतलब कि जो पैसे वापस दे दिए जाएं उस अफेक्टी को जिसकी सर्विसेज डिफ़ॉल्ट की गई हो बाय प्रोवाइडर और ऑर्गेनाइजर, मतलब उसके उसको वो चीज़ें दी गई हो अफेक्टी, मतलब उसने वो पैसे दिए लेकिन उसको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं हुई, तो वो पैसे वापस उसको दी जाएं, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंपनसेशन कहेंगे। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मीन सेक्रेटरी जो होता है, जो रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 में डिफाइन किया गया उसको हम कहेंगे। और कंप्लेन मींस जो कोई भी शिकायत हो जो इस डिवीजन के थ्रू, कंसर्न डिवीजन है उसके थ्रू उसने वो दी हो इन रिटन, जो अफेक्टी है उसने हज एंड उम्रा सर्विसेज के खिलाफ एंड द सर्विस प्रोवाइडर्स।